हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। हम कर रहे हैं बेटा सारे चैप्टर्स का फटाफट रिवीजन सुपर फास्ट तरीके से, और इसी सीरीज में हम चैप्टर 1, 2, 3 और 4 चैप्टर्स का रिवीजन कर चुके हैं। और हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर हैं, लास्ट चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम इसका रिवीजन करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी बात मैंने डी ब्लॉक में भी की थी। तो कौन से एलिमेंट होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं? बेटा वही जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जिसमें कि वो लिगेंड से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को रख सकते हैं। ये बात हमने प्रीवियस वीडियो में यानी कि डी ब्लॉक में भी की थी। तो फर्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिनके अंदर मेटल एटम बाउंड रहता है किसके साथ? न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर एन आयन के साथ। राइट। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीजें होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने एक लिखा आपके लिए CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया और बाहर Cl3 है। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद जो ये एंटिटी है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी प्रेजेंट है, आगे प्रेजेंट है या पीछे प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। राइट। जब इसका आयनाइजेशन होता है तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनाइजेशन होता है तो इसके सारे जो एलिमेंट है, जो सारे एटम है, जो सारे मॉलिक्यूल है, जो सारे रेडिकल्स हैं, वो अलग अलग नहीं होते। ठीक है। ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है और टूट जाता है एक कॉम्प्लेक्स आयन में और एक काउंटर आयन में। तो ये हाइड्रोलाइसिस पर कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आयन वही है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो पूरा का पूरा उठकर आ जाता है हाइड्रोलाइसिस में। अब यहाँ देखिए, ये जो मेटल है इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। जो डी ब्लॉक का होता है, कोबाल्ट एक डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। और ये जो 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, दीज आर लीगेंड्स। क्या कहते हैं इनको? दीज आर लीगेंड्स। बहुत सारे लोग लाइगेंड्स बोलते हैं, आपकी जो भी मर्जी है, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। मैं लीगेंड्स बोलती हूँ, तो इनको लीगेंड्स कहते हैं। कितने लीगेंड्स जुड़े हुए हैं? 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। तो ये जो 6 लगा होता है, जितने नंबर ऑफ लीगेंड्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है। आप हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन, सेंट्रल मेटल एटम, लीगेंड्स, और ये क्या बात की हमने? कोऑर्डिनेशन नंबर की। ठीक है। अब ये जो चार्ज है ये कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज है, ये जो चार्ज है ये काउंटर आयन का चार्ज है। ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर या इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता क्या है कि जो मेटल है उसको जो लीगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। यानी कि जो ये मेटल होता है वो लिविस एसिड की तरह काम करता है, और जो लीगेंड होता है बेटा वो लिविस बेस की तरह काम करता है। तो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर लिविस बेस कौन हुआ? लीगेंड हुआ। लिविस एसिड कौन हुआ? मेटल हुआ। जो मेटल होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई मेटल होगा, कोई एलिमेंट होगा, और जो लीगेंड है दैट विल बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई एनायन हो सकता है, कुछ केस में पॉजिटिव आयन भी होते हैं। ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि अमोनिया हो सकता है, वाटर हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, एनायन में Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये जो एनायन होते हैं लीगेंड की तरह काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं इस डायरेक्शन में। फोर्थ पॉइंट क्या है? डेंटिसिटी। एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के चैप्टर में, डेंटिसिटी। अब ये जो डेंटिसिटी होती है ये क्या होती है कि जो कॉम्प्लेक्स है आपका प्रेजेंट, उसके अंदर जो लीगेंड प्रेजेंट है उस लीगेंड में कितनी डोनर साइट हैं। ठीक है। वो कितने एटम डोनर की तरह बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं किसको? मेटल को। ये आप जानते हैं कि लीगेंड मेटल एटम को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अगर एक डोनर साइट है, केवल एक डोनर एटम है, तो ऐसे लीगेंड्स को मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लीगेंड कहते हैं। जैसे Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, H2O में जो ऑक्सीजन होता है वो डोनर एटम होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम। सिंगल एटम एक्ट्स एज अ डोनर एटम कॉल्ड एज यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड।
बाइडेंटेट में समझ में आता है, 2 डोनर साइट होंगी। एग्जाम्पल याद करना है आपको, ऑक्सलेट इसका एग्जाम्पल है, इथाइलिन डाइएमीन इसका एग्जाम्पल है। बेटा एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, ये मैं वो एग्जाम्पल यहाँ लिख रही हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है, कम से कम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो आपको याद होने ही चाहिए। इथाइलिन डाइएमीन, और ये इथाइलिन डाइएमीन की मैंने यहाँ स्ट्रक्चर भी बनाई है, देखो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। इथाइलिन डाइएमीन ये होता है, इसमें ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन 2 डोनर एटम है, दैट्स व्हाई इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। 2 से ज्यादा डोनर एटम है तो उसको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड कहेंगे, जैसे कि NCH2CH2 NH2 का होल थ्राइस, ठीक है, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन और एक ये चौथा ये डोनर एटम का काम करेंगी। और EDT है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, इसके ऊपर -4 चार्ज होता है। इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये, इसमें 6 डोनर साइट होती हैं। चलिए लिगेंड में एक और चीज पढ़ेंगे, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। एम्बी जो वर्ड है वो एम्फीबियन से आया है, जैसे कि जो फ्रॉग होता है वो पानी में भी रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है, एम्फीबियन है। इसी तरह जो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो वैसे तो यूनिडेंटेट होते हैं। यूनिडेंटेट मतलब उसमें एक टाइम में एक एटम डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा, लेकिन उसमें एक से ज्यादा डोनर साइट होती हैं। मतलब उसके अंदर क्या होता है, एटम जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 डोनर एटम है, लेकिन एक बार में एक ही डोनेट कर रहा है तो यूनिडेंटेट है, लेकिन 2 कर सकते हैं इसलिए वो एम्बीडेंटेट कहलाता है, राइट। तो जैसे CN में कार्बन, साइनाइड में कार्बन डोनर एटम है, लेकिन अगर नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव करने लगेगा तो उसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड। इसी तरह थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट, यहाँ पर सल्फर डोनर एटम है, यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम है। नाइट्रो एंड नाइट्राइटो, नाइट्रो के अंदर नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम और नाइट्राइटो में ऑक्सीजन इज अ डोनर एटम। तो लेकिन ये यूनिडेंटेट है लेकिन एम्बीडेंटेट है, राइट। जैसे आप, फिर से मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, फ्रॉग के अंदर बेटा स्किन से भी वो रेस्पिरेशन करता है और उसके अंदर लंग्स भी होते हैं। जब पानी में जाता है तो स्किन का यूज करता है, जब धरती पे आता है, जब लैंड पे आता है तो लंग्स का यूज करता है। दोनों चीजें हैं लेकिन एक टाइम में एक ही चीज यूज कर रहा है, तो बस वही याद रखना है, दोनों एटम डोनर हैं, दोनों एटम डोनर है लेकिन एक टाइम में केवल एक ही डोनेट करेगा, तो इट बिहेव्स लाइक अ यूनिडेंटेट बट दीज आर एम्बीडेंटेट लिगेंड। स्पेशली बता रही हूँ, उस पर फोकस कर रही हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है चिलेटिंग लिगेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो चिलेशन करता है, जो चिलेटिंग रिंग बनाते हैं। इस केस में एग्जाम्पल होते हैं आपके बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड। जो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, जब ये एटम के साथ, मेटल एटम के साथ को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं, और इस प्रोसेस को चिलेशन कहते हैं, और इन लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। तो जो ये चिलेशन शो करते हैं या जो चिलेटिंग लिगेंड है, उनकी प्रेजेंस की वजह से जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिव टू कंपाउंड हैविंग मोनोडेंटेट लिगेंड। तो ये हमने यहां तक रिवाइज किया, फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। 7th पॉइंट देखते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आपको कंपाउंड दे रखा है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। Cn आपको पता है -1 चार्ज है, तो जिसका निकालना है उसको आप x मान लेंगे, जैसे आपने रेडॉक्स वाले चैप्टर में 11th में किया है। x मान लेंगे प्लस कितने Cn के 6 हैं, एक पर कितना चार्ज होता है -1, और पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर जो चार्ज है -4, तो x की वैल्यू यहाँ से +2 आ जाएगी। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपको एग्जाम्पल में पूछ लेगा, एग्जाम्पल में कोई कंपाउंड दे देगा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेगा, नंबर क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है बेटा। नेक्स्ट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, इसमें हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर, नाम से समझ में आ रहा है एटॉमिक नंबर, लेकिन कितना इफेक्टिव है, तो पहले एटॉमिक नंबर लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है, जो भी आपने निकाला था, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए अगर मैं इसी कंपाउंड की बात करूं तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26, ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में आयरन का कितना आया, 2, राइट, 2 माइनस कर देंगे, प्लस मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसने कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो 24 था उस वक्त एटॉमिक नंबर आयरन का जब उसने कॉम्प्लेक्स बनाया था।
और कॉम्प्लेक्स बनाते हुए उसने Cn से 6 Cn से उसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिए और एक Cn एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितने Cn है? 6 है। तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 12 एंड नाउ दिस इज 36। ये इससे ये भी पता चलता है कि देखो ये जो 36 है ये जो नोबल गैस होता है उसका एटॉमिक नंबर भी है, इसीलिए जो एक कंपाउंड बना है वो एक स्टेबल कंपाउंड बना। तो मैं आपसे स्टेबिलिटी भी चेक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगला इंपॉर्टेंट चीज है नॉमेनक्लेचर। ऐसा तो पेपर बनेगा नहीं जिसमें नॉमेनक्लेचर पूछेगा नहीं, तो नॉमेनक्लेचर 1 मार्क में पूछ सकता है आपसे। वो कई बार क्या करता है, इस वाले चैप्टर से 3-4 चीजें इकट्ठी, एक कंपाउंड दे देगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेगा, नॉमेनक्लेचर पूछ लेगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेगा, पूरा 5 नंबर का एक क्वेश्चन बना देगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर देखते हैं। जब भी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, IUPAC नेमिंग की बात करेंगे तो कुछ रूल को फॉलो करेंगे। पहला रूल क्या है कि हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, एनायन का बाद में। ये तो आपको पता ही है, कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है। तो नेमिंग करते हुए भी कैटायन पहले, एनायन बाद में। कैटायन चाहे कॉम्प्लेक्स है चाहे काउंटर वो है आयनाइजेशन वाला कंपाउंड है, आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, या फिर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, जहां भी प्रेजेंट है कैटायन का नाम पहले आएगा। उसके बाद अगर जब हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर रहे हो, चाहे वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, नेमिंग का क्या ऑर्डर होगा? पहले नंबर ऑफ लीगेंड लिखेंगे, बाई, टाई, टेट्रा, हेक्सा, जितने भी लीगेंड है। फिर लीगेंड का नाम लिखेंगे, एक से ज्यादा लीगेंड प्रेजेंट है अगर तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे उस पर्टिकुलर मेटल की, राइट। नेक्स्ट, अगर जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर कैटायनिक है तो ये फॉलो करना, अगर एनायनिक है तो मेटल के नाम के आगे बेटा एटो लगा देंगे, एटो। जैसे प्लेटिनेट तो प्लेटिनेटो, अर्जेंटेट अर्जेंटेटो, मर्क्यूरेट मरकरी है जैसे तो मर्क्यूरेटो, है ना। तो इस तरह से वहां पे हम एटो लगा देंगे, एटो नहीं 8 लगा देंगे, सॉरी 8 लगाते हैं, मर्क्यूरेट, प्लेटिनेट, है ना, 8 लगाएंगे। अब जो लीगेंड होते हैं नेगेटिव लीगेंड, इनके लिए भी थोड़ी सी चीजें बताई हुई हैं। जैसे Cl प्रेजेंट है, पहले हम इसको क्लोरो कहते थे, वैसे इसका नाम क्या होता है? क्लोराइड है। तो आइड को हटाकर आइडो लगा दो, आप क्लोरो भी लिख सकते हो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, न्यू कन्वेंशन के हिसाब से क्लोराइडो लिखते हैं। नाइट्राइट है अगर नाइट्राइट तो उसको लिखेंगे नाइट्राइटो, मतलब आइट विल कन्वर्ट इनटू 8 विल कन्वर्ट इनटू एटो, आइड विल कन्वर्ट इनटू आइडो, ठीक है, ये याद रखेंगे। और अगर आइट है तो वो आइटो में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज आर द रूल्स फॉर द IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिखा है, चलिए देखते हैं इसका नाम क्या होगा। पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, तो पोटेशियम बाहर है कोई बात नहीं, लेकिन नाम तो उसी का ही आएगा पहले क्योंकि वो एक कैटायन है, पोटेशियम। उसके बाद ब्रैकेट का कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनायनिक में है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर कौन सा चलेगा? पहले नंबर ऑफ लीगेंड, कितने लीगेंड है? 6, हेक्सा। लीगेंड कौन है? क्लोरीन, क्लोराइड लीगेंड है तो नाम हो जाएगा क्लोराइडो। उसके बाद मेटल का नाम प्लेटिनम, लेकिन ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसीलिए प्लेटिनम का क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट, प्लेटिनेट कर दिया। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर जो कि 4 आया है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ निकालना सिखा दिया है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यहाँ भी 2 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर यहाँ पर 4 टाइप के होते हैं। सॉल्वेट जिसको हम हाइड्रेट भी कहते हैं, ठीक है, अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो हाइड्रेट कहेंगे। तो सॉल्वेट, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और लिंकेज। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सॉल्वेट में क्या होगा, जैसे यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, वाटर इज अ सॉल्वेंट, तो वाटर अंदर प्रेजेंट है 6 मॉलिक्यूल, ये बाहर भी जा सकते हैं, एक्सचेंज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर के 5 मॉलिक्यूल अंदर है, एक बाहर निकल गया, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? वाटर का एक्सचेंज कर रहे हैं अंदर बाहर। इस तरह के आइसोमेरिज्म को सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहेंगे। अगला है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा कि अमोनिया तो ऐसा है देखो दोनों में, लेकिन सल्फेट और बीआर का इंटर एक्सचेंज हो रहा है। अगर बीआर बाहर है तो कोई बीआर वाला टेस्ट देगा, उसका आयनाइजेशन होगा, और अगर सल्फेट बाहर है तो वो बेरियम सल्फेट बना लेगा बेरियम क्लोराइड के साथ। तो दीज आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वहां देखने को मिलेगा जहां कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है,
दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन बना रहे हैं, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ क्या करना है, जस्ट मेटल यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेटल चेंज हो जाएगी, मेटल का इंटरचेंज हो जाएगा, इसे कहेंगे हम कोऑर्डिनेशन। लिंकेज, लिंकेज में आपको क्या ध्यान रखना है, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे। आपको पता है NO2 इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, तो ये दोनों आपस में कैसा बनाते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाते हैं। बाकी चीजें कॉमन है, क्या चेंज हुआ है, सिर्फ लिंकिंग एटम चेंज हो गया है इन द केस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, ये भी आगे दो में कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, दो तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 4 वाले होते हैं टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, और 6 वाले होते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखिए ये एक स्क्वायर प्लेनर का मैंने यहाँ पर एग्जांपल बनाया है, PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। इसने ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, दोनों Cl एक तरफ, दोनों अमोनिया एक तरफ, दिस इज अ सिस स्ट्रक्चर, राइट। अगर मैं यहाँ पर Cl और अमोनिया की पोजीशन को चेंज कर दूं, यहाँ Cl कर दूं और यहाँ अमोनिया, नाउ इट इज कॉल्ड ट्रांस। तो सिस और ट्रांस बनाएंगे, ये स्क्वायर प्लेनर का ये एग्जांपल हुआ। ऑक्टाहेड्रल में देखते हैं 6 एटम जुड़े होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, ये एक एग्जांपल है COCl2NH3 का होल 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये भी यहाँ पर सिस और ट्रांस बना सकता है। इस स्ट्रक्चर में दोनों Cl एडजेसेंट प्रेजेंट है, तो ये सिस है। और अगर मैं Cl और अमोनिया की पोजीशन चेंज कर दूं, अमोनिया को यहाँ रख दिया हमने, Cl को यहाँ, ये देखिए दिस इज ट्रांस, ये ट्रांस स्ट्रक्चर है, राइट। ऑप्टिकल की बात करते हैं, ऑप्टिकल कंपाउंड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, और ये क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो शो नहीं करते। टेट्राहेड्रल जो है वो शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, जो सिस फॉर्म है वही शो करेगी, सिस फॉर्म जो है वो शो करेगी, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म है वो शो नहीं करेगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। अब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल में जनरली जो डाइडेंटेट, जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, ऐसे वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी एक सिस है, ये भी एक सिस है। पहले भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो सिस है वही प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देंगे राइट साइड या लेफ्ट साइड, उसी हिसाब से इनको D या L कहेंगे। एंड दीज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब बचिए इस चैप्टर के अंदर थ्योरीज जो बताती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है और कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। इसमें 3 थ्योरी पढ़ते हैं बेटा हम, वार्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहली थ्योरी जो वार्नर थ्योरी है वो दी थी एल्फ्रेड वार्नर ने, जिनको फादर भी कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। याद रखेंगे ये सबसे पहली थ्योरी थी, चैप्टर में सबसे पहले यही दी हुई है, उसके बाद बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। वार्नर ने जो कंपाउंड यूज किया था अपनी स्टडी के लिए वो याद रखेंगे, कोबाल्ट क्लोराइड को यूज किया गया था, जहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 था, +3 था, और अमोनिया के साथ उसने डिफरेंट रेशो में कंपाउंड बनाए। और क्या बताया कि जो ये कंपाउंड होते हैं, जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उनमें 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल वैलेंसी होती है, यानी कि जो आयनिक बॉन्ड से जुड़ी होगी। जब आप हाइड्रेशन करोगे, जब आप आयनाइजेशन करोगे कंपाउंड का, तो जो आयन बाहर निकलते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स बनता है जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था, और जो आयन बाहर निकलते हैं वो वही आयन होते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी से, सॉरी, जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े होते हैं। दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, है ना। और उसने जब कंपाउंड की स्ट्रक्चर दी तो जो ये रेगुलर लाइन है ये शो कर रही है सेकेंडरी वैलेंसी को, और जो ये डॉटेड लाइन है वो शो कर रही है किसको, प्राइमरी वैलेंसी को, ठीक है, जो कि आयनाइजेबल है, जो कि डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है। अब ये कंपाउंड जैसे ये था CONH3 का होल 6 और बाहर Cl3 था, तो इसमें जो 3 Cl हैं जो बाहर हैं, जो आयनाइज होंगे, देखिए इसका आयनाइजेशन जब होगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, जब इसका आयनाइजेशन होगा तो आपको ये एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा,
और साथ में 3 Cl नेगेटिव मिलेंगे। तो ये जो 3 Cl थे ना इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए थे। और जो 6 अमोनिया है जो छोड़कर नहीं जाते, इंटेक्ट रहते हैं मेटल के साथ, ये सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं। और उसने क्या बताया कि अगर हम इसकी स्टडी करें फर्दर तो हमें इसकी कंडक्टिविटी भी पता चल सकती है, हमें ये भी पता चल सकता है कि कितने मोल प्रेसिपिटेट होंगे जब हम AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे। जब हमने AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो जो आयनाइजेशन वाली Cl है वो क्या करेगी, AgCl में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें 3 मोल AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर यहाँ पर Cl2 होता तो 2 मोल AgCl के मुझे मिलते, अगर एक Cl होता तो 1 मोल AgCl का मिलता। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं या मैं इसमें आयनिक रेशो की बात करूं तो यहाँ पर 1 कैटायन मिलेगा और 3 एनायन मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर कंडक्टिविटी भी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वार्नर थ्योरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेटा वहां भी पढ़ी थी, कहां पर, केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में। क्या बताती थी, वही बताएगी, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन बता रही थी, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये बता रही थी। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है, हाइब्रिडाइजेशन बताती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं, एक तो sp3 और एक dsp2। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, और अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। वहीं पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, sp3d2 एंड d2sp3। दोनों में ही जो स्ट्रक्चर होगी बेटा वो ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, sp3d2 d बाद में आ रहा है, बाद वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है, बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ऐसे कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, आप याद कर लीजिए, अभी मैं आपको समझाऊंगी भी। d2sp3 में d पहले आ रहा है, इसका मतलब अंदर वाला d यूज हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, एक लिया हुआ है कंपाउंड कोबाल्ट CO, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, COF6 के ऊपर -3 चार्ज, राइट। तो कोबाल्ट यहाँ +3 स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया हमने। कोबाल्ट होता है D74S2, 3D74S2। तो कोबाल्ट +3 है तो इसमें से बेटा क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कोबाल्ट +3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 3D6। 6 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर अरेंज करे, 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने के बाद जो खाली ऑर्बिटल है मेरे पास 4s खाली है, 4p है और 4d है। क्योंकि 6f से 6 फ्लोराइड से मुझे 6 फ्लोराइड से कोबाल्ट को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए खाली जगह चाहिए, तो वो खाली जगह कौन सी होगी, s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे और 2 4d के बाहर वाले d के ऑर्बिटल यूज होंगे, तो ये बनाएगा sp3d2। sp3d2 बाहर वाला यूज हो रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, और क्या है, हाई स्पिन है। हाई स्पिन का मतलब वही होता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ देखते हैं अगला कंपाउंड CONS3 का होल 6+3, यहाँ भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन +3 है, लेकिन कहानी क्या चेंज हुई, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन थे, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचे हुए थे, इनका एक्सचेंज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, पेयरिंग कर लेता है। पेयरिंग करने के बाद ये जो 3d है, जो अंदर वाला d ऑर्बिटल है, ये खाली हो जाता है और हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3। अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो कंपाउंड का जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो कैसा होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। तो मैम +3 पर sp3d2 भी बन रहा है, +3 पर d2sp3 भी बन रहा है, हमें कैसे पता चलेगा बेटा, यहाँ पर कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, लेकिन जो सारा रोल प्ले कर रहा है ना, वो ये लीगेंड प्ले कर रहा है, वो ये लीगेंड प्ले कर रहा है। एक लीगेंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और एक है वीक फील्ड लीगेंड। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई वीबीटी थ्योरी, तो इसीलिए आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। इसने कहा कि भाई कुछ लीगेंड वीक फील्ड होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देते हैं, और ऑर्बिटल खाली होने की वजह से क्या हो जाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन जो वीक वाले होते हैं वो पेयरिंग कराने में पॉसिबल नहीं होते और वहां पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। हमें पता कैसे चलेगा, हमें याद करना पड़ेगा कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है।
उसके लिए एक सीरीज दी गई जिसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको याद कैसे करना है, इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जो आप पढ़ते आ रहे हो, जो आप देखते आ रहे हो वही आपको आप याद कर लो, है ना। नई नई चीजें याद करने का आपके पास टाइम भी नहीं है। तो क्या है इसमें, किस तरह से इसको याद करना है। एक बार सचिन क्लास से फरार और पानी और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, ठीक है। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। प्यार इंसान को कमजोर बना देता है, तो प्यार तक H2O तक के जितने भी लीगेंड अब तक हमने पढ़े वो सारे वीक फील्ड लीगेंड हैं, दीज आर वीक फील्ड लीगेंड। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड शुरू होते हैं, ठीक है। नशे में उड़ता अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। मैंने ये नहीं कहा कि नशा करने से स्ट्रॉन्ग बनते हो आप, वो तो यहाँ पर निमोनिक ऐसा बन रहा था, लेकिन याद कैसे करना है इसको, नशे में उड़ता अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। तो जो CN और CO है, कनाडा और कोलंबो है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लीगेंड हैं, याद रखेंगे। एक और इसका तरीका है याद करने का, कान, नाक और हाथ। कार्बन और नाइट्रोजन से शुरू होने वाले, जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम है, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। ये देखिए कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हेलोजन जहां पर डोनर एटम है वो वीक फील्ड लीगेंड है, ठीक है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहाँ पर क्या है, ये हेलोजन है, ये तो एक्सेप्शन हो गया है, सल्फर है यहाँ पर, ये सब, ठीक है। ये ऑक्सीजन का ही एक्चुअली भाई है ना, सल्फर भी उसी का फैमिली मेंबर है। तो कान नाक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और हाथ वीक फील्ड लीगेंड है, राइट। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप याद करेंगे। एक बार दोबारा से सुना देती हूँ, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, नशे में उड़ता अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। चलिए अब क्या होता है, क्या कहती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो लीगेंड जब उनके पास, मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं लीगेंड के आने पर स्प्लिट हो जाते हैं। लीगेंड के को देखकर स्प्लिट होते हैं कि भैया स्ट्रॉन्ग है तो कैसे स्प्लिट होना है और वीक है तो कैसे स्प्लिट होना है। सॉरी, लीगेंड के नंबर को देखकर स्प्लिट होते हैं। अगर 6 लीगेंड आ रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जो स्प्लिट होने का तरीका है वो ऐसे होगा। ये डी ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल नीचे चले जाते हैं, 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कौन कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। वो ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के अलोंग नहीं होते, जो एक्सिस के अलोंग होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। DXY DYZ और DZX नीचे आ जाएंगे, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ इन दोनों ऑर्बिटल के बीच का जो डिस्टेंस है, ये कहलाएगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। इसको डेल्टा O से शो करेंगे। इस सेंटर से यहाँ तक का जो एनर्जी है, ये जो इन 3 ऑर्बिटल की जो एनर्जी है दैट इज -2.5, क्योंकि ये इस वाले लाइन से नीचे है तो माइनस आ रहा है, लाइन से ऊपर वाले के साथ प्लस आएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 लीगेंड अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, तो कैसे स्प्लिटिंग होगी, 3 ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे T2 और 2 ऑर्बिटल नीचे चले जाएंगे EG, यानी कि DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर की जो एनर्जी है वो कम होती है। बाकी DXY DYZ और DZX की एनर्जी जो हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। टेट्राहेड्रल एनर्जी और ऑक्टाहेड्रल एनर्जी में क्या होता है बेटा, इन दोनों की स्प्लिटिंग एनर्जी में एक रिलेशन होता है, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है ऑक्टाहेड्रल से, क्योंकि नंबर ऑफ लीगेंड भी जो है वो कम अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो डेल्टा O है वो कम है पेयरिंग एनर्जी से। अगर पेयरिंग एनर्जी से डेल्टा O कम है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो ऐसा किस केस में होगा, वीक फील्ड लीगेंड के केस में होगा। जो वीक फील्ड लीगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, वो जंप कर जाते हैं ऊपर वाले ऑर्बिटल में और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं उनके लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, डेल्टा O की एनर्जी होती है, वो बेटा ज्यादा होती है, तो वो जंप नहीं कर पाते, वो पेयर अप हो जाते हैं, इसलिए वहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर D4 है आपके पास,
4 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4, राइट। एक ब्लू कलर का ले लेते हैं मार्कर। 4 इलेक्ट्रॉन है और कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है, मान लो CO आ गया यहाँ पे, तो CO की वजह से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी जो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, वो ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से ये जंप नहीं कर पाएंगे चारों, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयर अप हो जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयर अप हो जाएगा, राइट। लेकिन कोबाल्ट की जगह अगर हम फ्लोराइड ले लें, ये अप्रोच करेगा, तब क्या होगा, तब 3 इलेक्ट्रॉन पहले यहां जाएंगे, क्योंकि फ्लोराइड के लिए डेल्टा O की एनर्जी कम होती है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये ऊपर चला जाएगा, राइट। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में T2G4 EG0 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड के केस में T2G3 EG1 दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ये समझ में आ गया होगा आपको, वार्नर थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 14 पॉइंट है हमारा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं। उसका रीजन वही है कि यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, डी ट्रांजिशन होता है। जहाँ पे डी ट्रांजिशन होगा वो जो कंपाउंड होंगे वो कलर्ड होंगे, और जिस तरह की लाइट पड़ेगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो कंपाउंड शो करेंगे। पता कैसे चलेगा, ये आप व्हील याद कर लीजिए। विपग्योर, आई को हटा दिया गया है यहाँ से क्योंकि आई इट इज नॉट अ बेसिक कलर, है ना। तो विपग्योर ऐसे बना के ये लाइनेट बना के आप विपग्योर लिख लीजिए इस पर। अगर वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो येलो कलर की लाइट को एमिट करेगा, ऐसे ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज को एमिट करेगा, ग्रीन को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो रेड को एमिट करेगा। वहां दिया हुआ है आपको कि ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आप बता पाएंगे कौन सी लाइट को एमिट करेगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक नेचर भी शो करते हैं। जी हाँ, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने बात की थी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जहां पर बन रहे हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वहां पर आप मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेटल कार्बोनाइल। जो ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO होता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये जब मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है तो जो कार्बोनाइल है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह बिहेव करता है। इसको हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी कहते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये डोनेशन तो करता ही है ना। सारे लिगेंड क्या है, मेटल को डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। कहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, मेटल एटम का जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है वहां पर डोनेट कर रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन जो ये कार्बोनाइल है इसमें एक और एडिशनल बॉन्ड बनता है और ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहलाता है, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ से डी ऑर्बिटल, फिल्ड जो डी ऑर्बिटल होते हैं वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोनाइल ग्रुप के पाई स्टार ऑर्बिटल में एंटर कर जाते हैं और एक एडिशनल बॉन्डिंग हो जाती है, पाई बॉन्ड बन जाता है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहते हैं। इनका सिनर्जिक इफेक्ट होता है, जितना मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो उतना ही वीक हो जाएगा। या कह सकते हैं ये बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इस इफेक्ट को सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड में देखने को मिलता है, जैसे FeCO का होल 5, NiCO का होल 5, Mn2CO का होल 10, दीज आर द कार्बोनाइल कंपाउंड। अब लास्ट में एप्लीकेशन पार्ट करते हुए इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक करेंगे। दिया हुआ है आपके इन टेक्स्ट में एक क्वेश्चन, ये आयरन के 2 कंपाउंड दे रखे हैं और इनमें से कहा है कि एक पैरामैग्नेटिक है और एक डायमैग्नेटिक है। सॉरी, एक में ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर है और एक में शायद कम मैग्नेटिक कैरेक्टर। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। दोनों कंपाउंड दे रखे हैं। सबसे पहले काम होगा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ये +3, ये -6 है, बाहर -3 है, इस पर भी +3, यानी कि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो मैग्नेटिक नेचर डिफरेंट क्यों आ रही है? अगर देखें तो +3 होने पर जो आयरन होता है वो D6-4s2 होता है, तो +3 होने पर ये D5 शो करेगा और यहाँ भी D5 शो करेगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, राइट। आपको दिख रहा है H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड और CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, मैंने कहा था ना पानी से प्यार, पानी तक जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
तो जब स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि 6 ऑर्बिटल है तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, ऊपर 2 आते हैं नीचे 3 आते हैं। यहाँ पर अगर स्प्लिटिंग देखेंगे तो नीचे 3 आएंगे और ऊपर 2 आएंगे, ऑक्टाहेड्रल है दोनों ही, तो स्प्लिटिंग तो ऐसे ही होगी। अब देखते हैं, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड होता है और वीक फील्ड लिगेंड में जो डेल्टा ओ होती है बेटा वो ज्यादा होती है कंपैरेटिंग टू पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड में उल्टा लिख दिया मैंने, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो कम होने की वजह से ये ऊपर जंप कर जाएगा 5वां इलेक्ट्रॉन, इस तरह से फिलिंग हो जाएगी। बट इन दिस केस जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग, डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग। यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे पेयर होना। 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ n की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 1। कौन सा ज्यादा मैग्नेटिक होगा, ऑब्वियसली ये ज्यादा मैग्नेटिक होगा। तो ये कम मैग्नेटिक क्यों होता है और ये ज्यादा मैग्नेटिक क्यों होता है, आपको आंसर मिल गया होगा इस चीज का। तो इस चैप्टर को बेटा हमने कवर कर लिया, पूरा चैप्टर पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।